नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से सक्षम अकादमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और एक बार आज हम फिर से आप सभी के बीच उत्तराखंड के कुछ विशेष प्रश्नों के साथ। इसी क्रम में आपके पास जो पहला प्रश्न है वो है, गोरखा काल में ढाकचा नामक पदाधिकारी का संबंध किस क्षेत्र से था। ठीक है, तो आपको बताना है ढाकचा नामक जो पदाधिकारी थे इनका संबंध किससे था। तो आपने देखा होगा जब यहाँ पे गोरखा काल आपने देखा होगा कि 1790 में कुमाऊं में गोरखों का शासन स्थापित हो जाता है। उसके बाद हमने गोरखा काल में देखा तो गोरखा काल में जो सेना थी, ठीक है, सेना, यहाँ हमने दो प्रकार के सैनिक देखे थे, एक था जागरिया और एक था ढाकरिया। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा, ढाकचा का संबंध किससे है, तो सेना से हो जाएगा। ठीक है, न्याय की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो जज होता था या न्यायाधीश होता था उसे हम कहते थे बिचारी। ठीक है, इसके अलावा अगर गोरखा काल की सेना की बात करें तो इनकी जो सेना थी वो बहुत अनुशासनात्मक सेना थी, और इसलिए इस जो गोरखा सेना है, इस सेना की जो तुलना की जाती है वो यूरोपियन सेना से की जाती है, यूरोपियन सेना से की जाती है। इसके अलावा गोरखा काल में हमने देखा हमने गोरखा काल में कर देखे थे। जैसे हमने एक कर पहले भी पेपर में आया था, सिरती, नगद कर वसूला जाता था। इसके अलावा हमने इससे पिछले वाली वीडियो में देखा था कि जो ब्राह्मण दास होते हैं उन्हें गोरखा काल में क्या कहा जाता था, कठुआ कहा जाता था। शिल्पकर्मियों को क्या कहा जाता था, ठीक है, और शिल्पकर्मियों से संबंधित हमने एक कर देखा था जिसे मिझारी कर कहते थे। ठीक है, उसके अलावा पुंगाड़ी कर हमें यहाँ पे देखने को मिलता है, शौन्य फागुन आदि कर हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं गोरखा शासन में। इसके अलावा अगला प्रश्न आपके पास होगा, अगला प्रश्न आपके पास है, मैसी साऊ नामक सेनापति किस चंद शासक की सेना में था। ठीक है, आपको बताना है कि जो मैसी नामक सेनापति है वो किस चंद शासक की सेना में था। बाज बहादुर चंद, भारती चंद, उद्योग चंद और त्रिमल चंद। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका उद्योग चंद। उद्योग चंद के समय हम एक सेनापति इसका और देखते हैं, ह्यू देवबा, और एक सेनापति इसका और है शिरोमणि जोशी। अगर बात करें उद्योग चंद की तो उद्योग चंद के समय हमें डोटी के शासक देवपाल के साथ इसकी एक संधि होती है, खैरीगढ़ की संधि, और यह संधि होती है 1688 में। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें बाज बहादुर चंद की तो बाज बहादुर चंद आपने देखा होगा कि जो गढ़वाल में सुलेमान सिको आता है पृथ्वीपति शाह के समय, वो पहले बाज बहादुर चंद के यहाँ आता है और बाज बहादुर चंद इसे गढ़वाल में भेज देता है। ठीक है, इसके अलावा जो बाज बहादुर चंद है यह शाहजहां का समकालीन था, और शाहजहां ने इसे जमींदार व बहादुर की उपाधि से विभूषित किया था। फिर हमारे पास है भारती चंद। तो भारती चंद कुमाऊं में जो चंद वंश का पहला स्वतंत्र शासक हम भारती चंद को मानते हैं, क्योंकि भारती चंद से पहले जितने भी शासक हुए थे वो सभी डोटी राज्य को टैक्स देते थे। ठीक है, लेकिन भारती चंद ने डोटी पर 12 वर्षों तक एक अभियान हमें इसका देखने को मिलता है, जो 12 वर्षीय होता है, लगभग 12 वर्षों तक लगातार चलता है। और इसी समय भारती चंद के ही समय हमें नायक जाति की उत्पत्ति भी देखने को मिलती है। ठीक है, नायक जाति की उत्पत्ति भी देखने को मिलती है। बात करें त्रिमल चंद की तो त्रिमल चंद हमने देखा था जब हमने गढ़वाल का परमार वंश से पहले देखा था, पंवार वंश, तो वहाँ पे हमने देखा था त्रिमल चंद पहला शासक होता है जो श्याम शाह के यहाँ शरण लेता है, यानी गढ़ राज्य में शरण लेने वाला पहला चंद शासक त्रिमल चंद होता है। फिर श्याम शाह की सहायता से इसको पुनः राजा बनाया जाता है कुमाऊं का, और इसके बाद हम देखते हैं त्रिमल चंद के साथ महिपति शाह का युद्ध। जो हमारे महिपति शाह होते हैं वो त्रिमल चंद के साथ 1635 में कोशी का युद्ध या कुमाऊं का युद्ध लड़ते हैं, जिसमें महिपति शाह की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न आपके पास है, अगला प्रश्न है, जननायक दयाराम रावलटा के नेतृत्व में गठित आजाद पंचायत का संबंध किस आंदोलन से था।
ठीक है। आज़ाद पंचायत की बात हो रही है तो आज़ाद पंचायत का जो संबंध था वो था तिलाड़ी कांड से। तिलाड़ी कांड को हम रवाई कांड के नाम से भी जानते हैं, रवाई कांड के नाम से भी जानते हैं। इससे पहली वाली वीडियो में भी इसके बारे में बात हुई थी, ठीक है। तिलाड़ी कांड को रवाई कांड के नाम से भी जानते हैं। और कब होती है? 30 मई 1930 में ये कांड घटित होता है। 1930 में यह कांड घटित होता है। इसके बाद अगर हम बात करें कीर्तिनगर कांड की तो जनवरी 1948 में कीर्तिनगर कांड होता है। और यहाँ पे हम दो व्यक्ति देखेंगे, भोलू भरदारी और नागेंद्र शकलानी। ये दोनों यहाँ पे शहीद हो जाते हैं। नागेंद्र शकलानी ये दोनों शहीद हो जाते हैं और इसके बाद टिहरी का विलय हो जाता है भारत संघ में अगले वर्ष, ठीक है। अगर सकलाना विद्रोह की बात करें तो सकलाना विद्रोह राजा सुदर्शन शाह के समय होता है, सुदर्शन शाह के समय होता है। और टिहरी राज्य में यह पहला जन विद्रोह था जो 1835 में होता है। होता क्या है कि जो मुहाफिदार होते हैं इस क्षेत्र के, ये जो यहाँ पे जो प्रजा होती है उससे जो लगान तय किया जाता है वो उससे जो तय लगान होता है उससे भी अधिक लगान यहाँ पे वसूलते हैं, जिसके बाद सकलाना क्षेत्र की जो जनता होती है वो विद्रोह कर देती है। फिर हम देखते हैं सकलाना क्षेत्र में एक और विद्रोह होता है 1851 में, अठूर विद्रोह। और इस अठूर विद्रोह का जो नेतृत्व करते हैं वो करते हैं बद्री सिंह असवाल इसका नेतृत्व करते हैं, ठीक है। फिर हम देखेंगे कूली बेगार आंदोलन। कूली बेगार आंदोलन हमने इससे पहली वाली वीडियो में देखा था कि इस कुप्रथा का अंत यहाँ पे 13-14 जनवरी 1921 को बागेश्वर में हुआ था। और इसका जो नेतृत्व किया था इस आंदोलन का वो बद्रीदत्त पांडे ने किया था। और जब इस कुप्रथा का अंत हो गया था तो बद्रीदत्त पांडे को कुमाऊं की स्त्री की उपाधि से विभूषित किया गया था। इसके बाद जब ये कूली बेगार आंदोलन चल रहा था, इस आंदोलन को स्वामी सत्यदेव परिव्राजक ने असहयोग की पहली ईंट और महात्मा गांधी ने इसे रक्तपात की संज्ञा दी, रक्तपातहीन क्रांति की संज्ञा दी। फिर हम कूली बेगार को अगर देखें तो ये टिहरी और अस्कोट क्षेत्र से इस कुप्रथा का अंत 1923 में होता है, 1923 में होता है, ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न आपके पास होगा, ठीक है। अगला प्रश्न है ताल से संबंधित आपके पास प्रश्न है, ठीक है। प्रश्न है कि रोहिसाड़ा ताल किस जनपद में? चमोली, उत्तरकाशी, नैनीताल और रुद्रप्रयाग। तो हमने देखा जो रोहिसाड़ा ताल है इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तरकाशी। उत्तरकाशी की अगर बात करें यहाँ पे हम नचिकेता ताल भी देखते हैं, नचिकेता ताल देखते हैं, लामा ताल देखते हैं, लामा ताल देखते हैं, डोडी ताल देखते हैं, डोडी ताल देखते हैं, ठीक है। ये षटकोण आकार का होता है, षटकोणीय होता है, ठीक है। सुंदर मछलियों के लिए प्रसिद्ध होता है। नैनीताल में आपने देखा होगा, नैनीताल हो गया, भीमताल हो गया, नौकुचिया ताल हो गया, सात ताल हो गया, खुरपा ताल हो गया, ये सभी नैनीताल में। रुद्रप्रयाग की अगर बात करें इससे पहले हमने देखा था बदाणी ताल हो गया, देवरिया ताल हो गया, गांधी सरोवर हो गया, चौराबाड़ी हो गया, ठीक है। चमोली की अगर बात करें तो यहाँ पे चमोली में रूपकुंड हो गया, चमोली में रूपकुंड हो गया, ठीक है। लिंगा ताल हो गया, इससे पहले वाली वीडियो में हमने देखा था लिंगा ताल जो कि फूलों की घाटी के मध्य है। अचरी ताल हो गया, अचरी ताल हो गया, ठीक है। झलताल हो गया, झलताल हो गया, ठीक है। यह आदि ताल चमोली में। इससे पहले वाली वीडियो में हमने तालों से संबंधित कुछ प्रश्न भी देखे थे और वो थे कि हमने देखे थे कि कौन सा ताल कमल, वो कमल ककड़ी के लिए फेमस है, तो इसका आंसर था कि भीमताल है। फिर हमने देखा कि कौन सा ताल था जो सफ़ेद रंग के कमल के लिए प्रसिद्ध था। तो हमने देखा था श्यामला ताल जो है,
श्यामला ताल, चंपावत का जो श्यामला ताल है यह सफ़ेद रंग के कमल के लिए प्रसिद्ध है। और एक हमारे पास था कि नीले रंग के कमल के लिए कौन सा ताल प्रसिद्ध है, तो नीले रंग के लिए हो जाएगा टिहरी का वासुकी ताल। ठीक है, इसके अलावा टिहरी में सहस्त्र ताल भी टिहरी में पड़ता है। अगला प्रश्न आपके पास होगा, चिपको आंदोलन को किस वर्ष राइट लिवलीहुड पुरस्कार प्रदान किया गया है। ठीक है, चिपको आंदोलन जैसा कि आपको पता ही होगा 1974 में इस आंदोलन की शुरुआत होती है चमोली के रैणी गांव में। ठीक है, गौरा देवी के द्वारा इसकी शुरुआत हो जाती है। ठीक है, चिपको आंदोलन की, चिपको आंदोलन आपने इससे पहले पढ़ा होगा। अब बात हो रही राइट टू लिवलीहुड पुरस्कार कब दिया गया, तो 1987 में से राइट टू लिवलीहुड पुरस्कार दिया गया था। इस आंदोलन को विश्व स्तर तक पहुंचाने का श्रेय जाता है वो सुंदरलाल बहुगुणा को और चंडी प्रसाद भट्ट को जाता है। सुंदरलाल बहुगुणा ने हिमालय बचाओ देश बचाओ का नारा भी दिया था। इसके बाद अगर हम गौरा देवी की बात करें, गौरा देवी ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया था और इन्हें 1986 में वृक्ष मित्र पुरस्कार से भी सम्मानित, वृक्ष मित्र पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। इसके अलावा गौरा देवी का नाम अगर हम देखें तो बद्रीनाथ मंदिर बचाओ आंदोलन में भी हमें इनका नाम देखने को मिलता है। ठीक है, क्योंकि बद्रीनाथ मंदिर आंदोलन में क्या हो रहा था, जो बिरला परिवार था वो उस मंदिर को पुनर्निर्माण करा रहा था या वहाँ पे कोई कंस्ट्रक्शन वगैरह मंदिर में करवा रहे थे, उसके विरोध में गौरा देवी वगैरह कुछ अन्य जो वहाँ के स्थानीय निवासी थे उन्होंने आंदोलन किया था। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखें जो ये चिपको आंदोलन था इसका हम नारा देखते हैं। इसका प्रसिद्ध नारा है, क्या है जंगल के उपकार, मिट्टी बयार और पानी जिंदा रहने के आधार। ठीक है, ये इसके कुछ नारे हो जाते हैं। इसके बाद अगर हम वृक्ष मित्र की बात करें तो 1986 में गौरा देवी को वृक्ष मित्र पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। और अगर हम बात करें कि इसे विश्व स्तर पर पहचान दिलाने की, तो सुंदरलाल बहुगुणा और चंडी प्रसाद भट्ट का नाम हमारे पास आता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, राज्य में गंगा गौरजिया मेला किस जनपद में आयोजित होता है। ठीक है, आपको गंगा गौरजिया मेला बताना है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नैनीताल। ठीक है, नैनीताल में गंगा गौरजिया मेला होता है। इसके अलावा अगर हम देखेंगे नैनीताल में रानी बाग का मेला होता है, चित्रशिला मेला होता है, नंदा सतसी मेला होता है, ठीक है। अगर हम बात करें अल्मोड़ा की तो यहाँ पे सियाल देवी ख्योति मेला होता है। ठीक है, अगर हम चंपावत की बात करें तो चंपावत में इससे पहले हमने देखा है देवी धुरा का मेला होता है। ठीक है, सूर्य षष्ठी मेला होता है। पिथौरागढ़ में हमने देखा है, पिथौरागढ़ में हाटकेश्वर मेला होता है, हाटकेश्वर मेला, थल मेला और टोकरिया मेला। ठीक है, आदि मेले हैं। इसके अलावा अगला प्रश्न आपके पास है। अगला प्रश्न, राज्य में ब्रह्म कमल, ठीक है, ब्रह्म कमल की बात है और आपसे पूछा जा रहा है कि जो ब्रह्म कमल है इसके खिलने का समय कब होता है। तो जुलाई, सितंबर, मई, जून, जनवरी, मार्च, अक्टूबर, दिसंबर। तो हम देखेंगे कि जुलाई से सितंबर ब्रह्म कमल के खिलने का, जो ब्रह्म कमल का फूल होता है ये इस टाइम में खिलता है। बात करें अगर ब्रह्म कमल की तो स्थानीय भाषा में इसे कौलपदम कहा जाता है, ठीक है। महाभारत के वन पर्व में से सौगंधिक पुष्प कहा जाता है। ठीक है, अगर हम बात करें इसकी हाइट की, ऊंचाई की, तो ये 4800 से 6000 मीटर की ऊंचाई पर ये पाया जाता है, 6000 मीटर की ऊंचाई पर पाया जाता है। उत्तराखंड में इसकी 24 प्रजातियां और विश्व में इसकी 210 प्रजातियां पाई जाती है। अगर बात करें इसके वैज्ञानिक नाम की तो सोसूरिया अववेलेटा इसका वैज्ञानिक नाम हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न आपका,
ठीक है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से सही सुमेलित नहीं है। आपको बताना है कि इसमें से ये जो मेले दे रखे हैं इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो हमारे पास है जागड़ा, तो भाद्रपद में, बिल्कुल जागड़ा भाद्रपद में मनाया जाता है। नुणाई श्रावण के माह में, बिल्कुल ये भी सही है। खतुड़वा अश्विन, ये भी ठीक है। बगवाल भाद्रपद, तो बगवाल मेला जो है ये भाद्रपद में नहीं बल्कि ये आषाढ़ में मनाया जाता है, आषाढ़ में मनाया जाता है। इसे आषाढ़ी कौतिक के नाम से भी जाना जाता है, आषाढ़ी कौतिक के नाम से भी जाना जाता है। और रक्षाबंधन के दिन यह मेला मनाया जाता है। ठीक है, इसके बाद आपके पास अगला प्रश्न होगा। ठीक है, अगला प्रश्न आपके पास है कि डोरी पैमाइश भू व्यवस्था किसने करवाई। ठीक है, डोरी पैमाइश बतानी हमें। तो हमने सबसे पहले टिहरी रियासत में देखा था कि 1823 में सुदर्शन शाह ने भूमि बंदोबस्त करवाया था। 1823 के बाद 1860 में भवानी शाह ने भूमि बंदोबस्त करवाया था। ठीक है, फिर हमने देखा था 1873 में प्रताप शाह के द्वारा भूमि बंदोबस्त करवाया जाता है। ठीक है, और प्रताप शाह के भूमि बंदोबस्त को कहा जाता है ज्योला पैमाइश, ज्योला पैमाइश। ठीक है, फिर 1903 में हमने देखा है जो हमारे कीर्ति शाह ने भूमि बंदोबस्त करवाया। और फिर हम देखते हैं सुदर्शन शाह ने भूमि बंदोबस्त करवाया। नरेंद्र शाह ने 1916 में भूमि बंदोबस्त करवाया था। और इस भूमि बंदोबस्त को डोरी पैमाइश के नाम से भी जाना जाता है। टोटल टिहरी रियासत में 5 भूमि बंदोबस्त हुए थे। जो पहला था 1823 में सुदर्शन शाह ने करवाया था, और जो अंतिम था 1916 में नरेंद्र शाह ने कराया था। नरेंद्र शाह, इससे पहले हमने देखा है नरेंद्र शाह के बारे में कि नरेंद्र शाह ने 1916 में भूमि बंदोबस्त करवाया था। 1919 में पंचायतों की स्थापना की थी, ठीक है। 1920 में कृषि बैंक की स्थापना की थी, ठीक है। 1921 में इन्होंने नरेंद्र नगर की स्थापना की थी। 23 में इन्होंने सार्वजनिक पुस्तकालय की स्थापना की थी। और इसके अलावा 1934 में देखा था हमने पिछली वीडियो में, इन्होंने जो रेड क्रॉस सोसाइटी है इसकी स्थापना टिहरी में इन्हीं के समय होती है, रेड क्रॉस सोसाइटी। ठीक है, अब बात करें अगर प्रद्युमन शाह, तो प्रद्युमन शाह की जो मृत्यु हो जाती है वो 1804 में हो जाती है। ठीक है, सुदर्शन शाह टिहरी रियासत का प्रथम राजा और पंवार वंश का 55वां राजा होता है। ठीक है, अभी सुदर्शन शाह के बारे में हमने देखा कि इसके समय शकलाना विद्रोह हुआ, जो कि टिहरी में प्रथम जनसंघर्ष था। इसके बाद बात करें प्रताप शाह की, तो यहाँ पे हम देखते हैं कुछ प्रथाएं हैं, जैसे खेड़ा, पाला और बिशा। इन प्रथाओं का उन्मूलन प्रताप शाह के द्वारा किया जाता है। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न आपके पास है, किस जनजाति में होली को उजियारी तथा अनियारी के रूप में मनाया जाता है। तो उजेरी और अनेरी होली का संबंध है थारू जनजाति का। बेसिक सा प्रश्न है, इससे पहले कई बार इस पे चर्चा हो रखी है। ठीक है, थारू जनजाति के बारे में, ठीक है, ये आप पढ़ लेना, बहुत बेसिक प्रश्न है। अगला प्रश्न आपके पास है, राज्य में 18 होल्स गोल्फ कोर्स कहाँ स्थित है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये भी नैनीताल हो जाएगा। ठीक है, ये भी बेसिक प्रश्न है। आगे, ठीक है, अब बात करें ग्रामीण एवं कृषि विकास समिति। आपके पास प्रश्न है कि ग्रामीण और कृषि विकास समिति है जो, इसकी स्थापना किस वर्ष हुई थी। ठीक है, ये रिपीटेड प्रश्न है, पेपर में पहले आ चुका है। और इसकी जो स्थापना हुई वो हुई थी 1995 में हल्द्वानी में। ठीक है, ग्रामीण कृषि विकास समिति की स्थापना हल्द्वानी में 1995 में हुई थी। ये पहले प्रश्न आ चुका है। अगला प्रश्न है, राज्य के किस वन्यजीव विहार में सर्वाधिक कस्तूरी मृगों की संख्या है। तो हमारा जो सही आंसर हो जाएगा इनमें वो हो जाएगा आपका
ऑप्शन सी अस्कोट में। अस्कोट में सर्वाधिक वन्यजीव विहार की स्थापना है। अस्कोट की अगर हम बात करें तो 1987 में इसकी स्थापना होती है। यहीं पे अगर हम बिनसर देखें, बिनसर वन्यजीव विहार, इसकी जो स्थापना होती है 1988 में होती है। अगर हम बात करें गोविंद की, तो गोविंद वन्यजीव विहार की स्थापना 1955 में होती है और केदारनाथ की स्थापना 1972 में होती है। और एक केदारनाथ वन्यजीव विहार जो है ये राज्य का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार है। इसका जो क्षेत्रफल है वो 957 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर है। ठीक है, अभी जो नई वाली परीक्षा वाणी आई है उसमें इसको थोड़ा आगे पीछे करके उन्होंने लिख दिया है 975। ठीक है, तो 957 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। अब बात करें अगर सबसे छोटा वन्यजीव विहार, सबसे छोटा वन्यजीव विहार, तो सबसे छोटा वन्यजीव विहार आपका हो जाएगा मसूरी वन्यजीव विहार। और मसूरी वन्यजीव विहार की जो स्थापना होती है वो 1993 में होती है। और 2012 में जो सबसे नया वन्यजीव विहार हमारे पास आता है वह है नंधौर वन्यजीव विहार। और इसका अगर हम क्षेत्र विस्तार देखें तो यह है नैनीताल प्लस चंपावत। ठीक है, टोटल जो वन्यजीव विहारों की जो हमारे पास टोटल वन्यजीव विहार है इनकी संख्या है 7। और अगर हम नेशनल पार्क की बात करें तो नेशनल पार्क हमारे पास हो जाएंगे 6। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न आपके पास, अगला प्रश्न है कि राज्य में निम्न में से किस प्रकार की खेती प्रचलित है। ठीक है, कंटूर, सीढ़ीदार, झूमिंग, ये सभी। ठीक है, तो हमारे पास जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, ये सभी। हमने देखा है कंटूर क्या होते हैं। कंटूर एक लाइन होती है, एक रेखा होती है जो ढलान में एक समान ऊंचाई वाले बिंदुओं को मिलाने वाली ये रेखा होती है। इस विधि से जो खेती होती है इसका उद्देश्य होता है कि जो कम वर्षा वाले क्षेत्र है वहाँ पे नमी को सुरक्षित रखा जाए, ताकि यहाँ पे जल संरक्षण किया जाए ताकि नमी बनी रहे। ठीक है, सीढ़ीदार जो खेती होती है वो इसलिए की जाती है ताकि जैसे वर्षा वगैरह ज़्यादा हो जाए तो उससे जो मतलब फसल है वो बहे ना उसके साथ, इसलिए सीढ़ीदार खेती की जाती है। झूमिंग खेती, इसे हम पलायन कृषि भी कह सकते हैं, कह सकते हैं। और ये जो झूमिंग खेती है ये एक निश्चित समय तक होती है, जिसके बाद उसकी उर्वरता खत्म होने पर उसे छोड़ दिया जाता है। ठीक है, इसके बाद आपके पास अगला प्रश्न कृषि एवं पशुपालन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य हेतु किसान रत्न सम्मान। ठीक है, आपसे पूछा गया है कि किसान रत्न सम्मान की शुरुआत कब से हुई है, 2005, 10, 2000 और 2015। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो 2010 हो जाएगा। ये भी बेसिक सा प्रश्न था। अगला प्रश्न इसके बाद आपके पास है, ठीक है, अगला प्रश्न है किस स्रोत में राज्य क्षेत्र के लिए वार्षगार्ण्य या युक्सेल। ठीक है, तो जो ये वार्षगार्ण्य और युक्सेल वंश है इसके बारे में इनमें से जो स्रोत दे रखे हैं अभिलेख, शिलालेख, इनमें से किससे इसके बारे में जानकारी मिलती है आपको बताना है। तो हम इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बाड़वाला वेदिका। ठीक है, बाड़वाला देहरादून से इसके बारे में हमें जानकारी मिलती है। वार्षगार्ण्य वंश का जो संस्थापक यहाँ पे था वो पौंड था। और इसी पौंड की 6ठी पीढ़ी में एक राजा आता है शीलवर्मन, प्रतापी राजा शीलवर्मन का नाम हमें देखने को मिलता है, जो यहाँ पे यमुना किनारे 4 अश्वमेध यज्ञ करवाता है, 4 अश्वमेध यज्ञ करवाता है। इसके बाद अगर हम देखें कालसी शिलालेख, तो कालसी शिलालेख यहाँ से अशोक के शिलालेख हमें प्राप्त हुए। अशोक के शिलालेख, पलेठी का अभिलेख, यह कल्याण वर्मन के राज्य के विषय में हमें यहाँ से जानकारी मिलती है। ठीक है, उसके बाद पांडुकेश्वर ताम्रपत्र, तो पांडुकेश्वर ताम्रपत्र हमने इससे पहले भी देखा था। यहाँ से हमें ललित सूरदेव के बारे में पता चलता है, ललित सूरदेव के बारे में पता चलता है कि ललित सूरदेव की तुलना किससे, या ललित सूरदेव के बारे में क्या कहा गया है। ललित सूरदेव के बारे में कहा गया है मग्न धरती के उद्धार के लिए, काली कलंक पंख में मग्न धरती के उद्धार के लिए 12 अवतार के समान, 12 अवतार के समान। ठीक है, इसके अलावा जो ये ललित सूरदेव है यह कत्यूरी शासकों में
सर्वाधिक अभिलेख भी हमें ललित सुरदेव के मिले हैं। ठीक है, इसके बाद आपके पास अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है, वीर चंद सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? पर्यटन से संबंधित ये योजना है और ये कब शुरू की गई थी? तो ये इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो 2002 में शुरू की गई थी। इसके अलावा 2002 में स्वशक्ति योजना भी शुरू की गई थी, योजना या परियोजना शुरू की गई थी। और एक योजना हम और देखते हैं यहाँ पे, आरोही योजना मई 2002 में यह भी शुरू की गई थी। ठीक है, और जो वीरचंद सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना है, इसमें आपको लगभग 25 लाख रुपए तक का लोन मिलता है। ठीक है, पर्यटन के क्षेत्र में आप लोन ले सकते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न आपके पास है। अगला प्रश्न है, विष्णु पंचायतन मंदिर कहाँ स्थित है? ठीक है, पिथौरागढ़, चंपावत, बागेश्वर और टिहरी। तो जो विष्णु पंचायतन मंदिर है, ये इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो पिथौरागढ़ में हो जाएगा। और पिथौरागढ़ में एक और मंदिर हमने देखा है विष्णु का, कोटली का विष्णु मंदिर। और 2019 में इसे राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया गया है। कोटली का जो विष्णु मंदिर है, इसे 2019 में राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया गया है। इसके बाद अगला प्रश्न आपके पास है। ठीक है, अगला प्रश्न आपके पास है कि इनमें से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है, हमें बताना है। ठीक है, तो सम नोट्स ऑन मौलाराम, ये जेसी फ्रेंच की पुस्तक है, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, गढ़वाल चित्रशैली एक सर्वेक्षण, ये सही हो जाएगा। पहाड़ी चित्रकला किशोरीलाल वैद्य की, ये भी सही हो जाएगा। गढ़वाल पेंटिंग, ये भी सही हो जाएगा। और एक गढ़वाल पेंटिंग में हमें मुकुंदीलाल का भी नाम मिलता है। सिर्फ फ़र्क ये है कि अगर अंग्रेजी वाली आ जाएगी तो वी आर्चर की आ जाएगी, हिंदी वाली आ जाएगी तो मुकुंदीलाल की आ जाएगी। और सम नोट्स ऑन मौलाराम जो है, यह रचना भी बैरिस्टर मुकुंदीलाल की है। ठीक है, इसके अलावा गढ़वाली स्कूल ऑफ पेंटिंग, गढ़वाल स्कूल ऑफ पेंटिंग, यह पुस्तक भी बैरिस्टर मुकुंदीलाल की है। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न आपके पास हो जाएगा। लास्ट प्रश्न आपके पास है, राज्य में नृत्यधारी शिव की मूर्ति किस स्थान से प्राप्त हुई है? तो इससे पहले हमने शिव के सभी मूर्तियों के बारे में हमने बात की थी। आज आपके पास फिर से प्रश्न है। तो ये जो नृत्यधारी शिव की मूर्ति जो है, ये हमें मिली थी नटराज मंदिर से। ठीक है, जागेश्वर मंदिर समूह में नटराज मंदिर है, वहाँ से हमें नृत्यधारी शिव की मूर्ति मिली है। अगर हम बात करें नृत्यधारी अन्य शिव की मूर्ति कहाँ से मिली है, एक और है गोपेश्वर मंदिर, यहाँ से हमें नृत्यधारी शिव की मूर्ति मिली है। अगर हम बात करें शिव की संहारक रूप में मूर्ति कहाँ से मिली है, तो संहारक के रूप में हमें मूर्ति मिली है लाखा मंडल से। ठीक है, अब फिर गुजरदेव मंदिर है द्वाराहाट में है, बालेश्वर मंदिर चंपावत में, ये भी इससे पहले हो चुका है। फिर रघुनाथ मंदिर है हमारा देवप्रयाग में। और यहाँ से हमें एक शासक है परमार वंश के जगत चंद का एक ताम्रलेख हमें प्राप्त हुआ है, जगत चंद, और जिस ताम्रपत्र में इस जगत चंद के लिए रजवार शब्द का प्रयोग किया गया है। ठीक है, और देवप्रयाग में इसे इंद्रप्रयाग के नाम से भी जाना जाता है। और इससे पहले वाली वीडियो में हमने देखा था कि देवप्रयाग जो है ये भागीरथी और भिलंगना नदियों के, भागीरथी और अलकनंदा नदी के संगम पे है। और भागीरथी में हमने देखा था ब्रह्मकुंड था, और अलकनंदा की तरफ हमने देखा था वशिष्ठ कुंड। और देवप्रयाग को इंद्रप्रयाग के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसके अलावा ये थे आपके 20 प्रश्न। आप अपना मूल्यांकन भी इन प्रश्नों के माध्यम से कर सकते हैं। ठीक है, और आपकी जो तैयारी होगी अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, ये थे कुछ 20 प्रश्न उत्तराखंड से संबंधित आपके पास। ठीक है, आपका रिवीजन करवाने के लिए ये सीरीज चलाई जा रही है, और जब तक आपका पेपर नहीं होता है तब तक ये कोशिश की जाएगी कि ये सीरीज कंटिन्यू रखी जाए। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।